अब देख सिर्फ 5-4 बच्चों ने ज्वाइन किया है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट ताकि और भी ज्वाइन कर लें। अच्छा, जितनी देर में बाकी ज्वाइन करते हैं, आप में से किसी का कोई सवाल हो अभी तक के लेक्चर जितने हो चुके हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए गुड। तो क्वेश्चन किसी हवाले से कुछ भी। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, बाकी ठीक है ज्वाइन करते रहेंगे मीनवाइल। हमने अभी तक जो सैलरी इनकम का पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमने परक्विजिट्स वगैरह को देख लिया है कि उनकी ट्रीटमेंट टैक्स में क्या होगी। आज उसी का एक पोर्शन है प्रोविडेंट फंड, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है। एक्चुअली इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस आते हैं। प्रोविडेंट फंड का हमेशा से अलग से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? और वो भी हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह बन के आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको फ्रीक्वेंटली इस क्वेश्चन को वो पूछ रहा होता है, ठीक है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो इसकी ट्रीटमेंट होगी ही होगी, जब भी कोई वो सिनेरियो देगा। लेकिन अलग से एक क्वेश्चन भी वो पूछता है जिसमें वो तमाम टाइप्स और उसकी ट्रीटमेंट सारा कुछ, तो उसको भी हम देखेंगे आखिर में। अभी हम प्रोविडेंट फंड को स्टार्ट करते हैं। हमने जो डेफिनेशंस के चैप्टर में देखा था, तो प्रोविडेंट फंड नॉर्मली एक एम्प्लॉइज की बेनिफिट के लिए एक फंड बनाया जाता है, ठीक है? उसके हमने वहाँ डेफिनेशन भी देखी है, उसकी मुख्तलिफ वहाँ पे जो टाइप्स हो सकती हैं वो हमने देखी। अब हम उसको ज़रा डिटेल में देखने जा रहे हैं। इसकी 3 बेसिकली टाइप्स हैं, ठीक है? फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस प्रोविडेंट फंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ईच ऑफ दीज इज एक्सप्लेन्ड बिलो। अच्छा, कौन-कौन से हो सकती हैं? एक है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, फिर है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और तीसरा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब ये तीनों देखते हैं है क्या, इनकी ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि तीनों की टैक्स में ट्रीटमेंट डिफरेंट है। कुछ अमाउंट्स को टैक्सेबल हैं, कुछ अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल से मुराद है कि आपकी इनकम में ऐड होंगी, कुछ अमाउंट्स इनकम में ऐड नहीं होंगी, वो एग्जेम्प्ट होंगी। अगर हम गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की बात करें, तो अ प्रोविडेंट फंड मेंटेन्ड बाय अ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है? इसको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है, ठीक है? द प्रोविडेंट फंड मेंटेन्ड बाय पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेंट्रल से हमारा फेडरल, रेलवेज, वापटा, ये कुछ मिसालें हैं कि ये तमाम की तमाम इस स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर आती हैं। इनके पास जो भी प्रोविडेंट फंड होता है वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहलाता है या गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड कहलाता है। और ये प्रोविडेंट फंड, इसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होता है? ये है द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ये अगर क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप ये लिखते हैं तो ये प्लस पॉइंट है, अगर ना भी लिखें तो इशू नहीं, आप इतना भी डिफाइन कर दे तो इनफ है। Recognize provident funds if a provident fund maintained by a private organization fulfills the condition prescribed in the law। ठीक है? एक लॉ के तहत जो जो कंडीशंस लगाई गई हैं, ठीक है? आपके लिए सिर्फ इतना याद करना जरूरी है कि कोई कंडीशंस हैं जो लॉ ने लगाई हैं, आपको उनकी डिटेल में नहीं जाना क्या क्या कंडीशंस लगाई गई हैं, ठीक है? Conditions prescribed in the law for recognition of the funds and on an application made, यानी कि एक तो आपने ये कंडीशन मीट करनी है, फिर आपने एप्लीकेशन देनी है। किसको देनी है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है? उसको एप्लीकेशन देनी है कि जी मैं जो प्रोविडेंट फंड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, मैं इसको रिकॉग्नाइज कराना चाह रहा हूँ। तो अगर वो आपको रिकॉग्निशन ग्रांट करता है, ठीक है? आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है,
तो ये आपका रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर कमिश्नर इनकम टैक्स रिफ्यूज भी कर देता है तो आप अपील कर सकते हैं बोर्ड को, और बोर्ड से मुराद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज बेनिफिशियल फॉर बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। ये दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल के हवाले से कि एम्प्लॉयज की कम अमाउंट से जो टैक्सेबल होती हैं, और एम्प्लॉयर्स है वो इसको एज ए एक्सपेंस क्लेम भी कर पाते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तीसरी टाइप है वो है अनरिकग्नाइज्ड। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है? इट इज अ प्रोविडेंट फंड मेंटेन्ड बाय अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन which has not been granted recognition by the income tax authorities. इसको recognition नहीं मिली, क्यों? या तो उसने condition meet नहीं की, the conditions prescribed in the law regarding the provident fund are not fulfilled, या फिर application ही नहीं की, condition तो meet कर ली, लेकिन उन्होंने जो कमिश्नर इनकम टैक्स है इसको अप्लाई नहीं किया कि जी हमें रिकग्नाइज हमारे प्रोविडेंट फंड को रिकग्नाइज करें। और तीसरा है द एप्लीकेशन इज टर्न डाउन ऑन सम टेक्निकल ग्राउंड्स, यानी कि अगर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड किसी वजह से नहीं हो सका, जो ऊपर आपने कंडीशन देखी थी, तो वो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड रहेगा, ठीक है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये वो इम्पोर्टेंट है कि प्रोविडेंट फंड काम कैसे करता है इसकी, यानी कि फंड्स आते हैं, पैसे कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, फिर पैसों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फिर एम्प्लॉयज को कैसे दिया जाता है। ये यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग इसकी बताइए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको समझे प्रोविडेंट फंड काम कैसे करते हैं। The employees of the organizations contribute some amount monthly to the provident fund out of their salaries. अभी तक जिस तरह हमने सैलरी कह रहे हैं ना, बेसिक सैलरी उसकी 30,000 है, ठीक है। फर्ज करें 30,000 है, तो 12 महीनों की कितनी हो जाएगी? 3,60,000। अब प्रोविडेंट फंड उसका कहा जाए कि जी आपने 1,000 पर मंथ आपके कंट्रीब्यूट करना है, तो 1,000 के हिसाब से 12,000 उसका कंट्रीब्यूशन बनता है। तो ये जो 3,60,000 है, इसमें से 12,000 काट लिया जाएगा, और उसको रिमेनिंग अमाउंट है जो कि बन जाएगी 3,48,000, वो पे कर दी जाएगी। तो ये 12,000 उसका पे कर दिया जाएगा इस फंड के अंदर, ठीक है। तो यूं कंट्रीब्यूट करते एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कैसे कंट्रीब्यूट करता है? या तो वो मंथली बेसिस पे करता है या एनुअली कर देते हैं, या वो भी अपना कंट्रीब्यूट ऐसे ही है, डिपेंड अपॉन कि आपकी टर्म्स क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो वो जो कंट्रीब्यूट करता है उसको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब दो अमाउंट्स अब तो एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट कर दी और एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट कर दी। इस पैसे का फिर क्या किया जाता है? द अमाउंट कलेक्टेड, ठीक है, इज इन्वेस्टेड इन सम प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कुछ भी हो सकती है, या तो आप बैंक में भी रखवा सकते हैं, ठीक है, या आप कोई और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है जिनके ऊपर आपको फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो प्रॉफिटेबल हो, आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। या फिर आप उसको किसी और बिजनेस में कर सकते हैं, ensuring some profit over the original investment, और ऐसे बिजनेस में कि उसके ऊपर कोई प्रॉफिट ही आए, ये ना हो कि वो लॉस में जाना शुरू हो जाए। A fixed rate of interest is credited to the provident fund collection of each employee every year. फिर जितना आता है आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपने कर दिया होता है, ठीक है, और वो आप हर एम्प्लॉय का आपने चूंकि फंड बनाया होता है, तो उसके फंड के अंदर वो अमाउंट ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी भी फंड के अंदर हर एम्प्लॉय का अलग-अलग एक फंड बना दिया जाता है। उसके अंदर हर साल उसका कंट्रीब्यूशन आता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है, और फिर इस अमाउंट को जहाँ इन्वेस्ट किया था वहाँ से अमाउंट क्रेडिट होके इस अकाउंट में भी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो अमाउंट जो इंटरेस्ट इसमें आता है उसको कहा जाता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन प्रोविडेंट फंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलें? अच्छा, जब अमाउंट ये कलेक्ट कर लेते हैं, इसके लिए फिर हम ये द अमाउंट सो कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉय, ठीक है, इसमें क्या-क्या शामिल होगा? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन भी है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी है, और इंटरेस्ट भी है। थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ हिज सर्विस इज पेड टू हिम व्हेन ही रिटायर्स, ठीक है। इस सारी अमाउंट को जब वो रिटायर होता है या तो तब पे कर दिया जाता है, या जब छोड़ता है तब उसको कर देते हैं, या गवर्नमेंट उस या ऑर्गेनाइजेशन उसको उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कर देती है,
ठीक है, तब उसको पे कर देता है। और अगर वो इन केस ऑफ हिज डेथ, अगर वो फोर्थ हो जाता है, द अमाउंट इज पेड टू हिज फैमिली। द फाइनल रिसीट ऑफ द अमाउंट इज नोन एज रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ठीक है, इसके अंदर ये 4 टर्म्स थी जो आपको याद करनी है। ये एक है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एक ये टर्म है, फिर है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, फिर है इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन प्रोविडेंट फंड, और आखिरी है रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ये 4 टर्म्स है जिसके ऊपर आपका प्रोविडेंट फंड चल रहा होता है। ठीक है, अब है ट्रीटमेंट। इसका टैक्स के अंदर ट्रीटमेंट है क्या, कि इसको टैक्स के अंदर कौन सी अमाउंट है जिसके पे टैक्स लगेगा, कौन सी अमाउंट है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। अब चूंकि 3 तरह के प्रोविडेंट फंड्स है तो तीनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इसके लिए एक टेबल बना दिया गया है। ठीक है, और वही 3 चीजें जो अभी 4 हमने ऊपर टर्म्स पढ़ी हैं, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड है, और रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस है। ठीक है, इनके हिसाब से तीनों टाइप्स के अंदर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है और उनको बारी बारी हम देखते हैं। पहला है अगर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हो, इसको दूसरा नाम है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो इस केस में एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। इंक्लूडेड जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपकी बेसिक सैलरी है 3,60,000, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड ही होता है, उसी में से काट के वो पे कर देते हैं आपको, वो डिडक्शन करके पे की जाती है सैलरी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंक्लूड ही होता है। आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जब भी आएगा तो आपका कंट्रीब्यूशन पहले से ही इंक्लूड है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट इंक्लूड नहीं करनी पड़ेगी। फिर है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, आपने कुछ इंक्लूड नहीं करना। आपने इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो भी होगा ये भी आपका एग्जेम्प्ट होगा, कुछ इंक्लूड नहीं किया जाएगा टैक्सेबल इनकम में। और फिर एट द एंड ऑफ द सर्विस आपको जो अमाउंट मिलेगी, रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ऐसा अगर देखा जाए तो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं हो रही गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब आते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, लाजमी बात है उसकी जो टोटल इनकम है, बेसिक सैलरी है, उसका ही वो पार्ट है, उसी में से आप काट के जब कंट्रीब्यूट करें तो इसका मतलब है वो ऐड हो चुका है पहले। फिर है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे तो उसके लिए एक क्राइटेरिया बता दिया गया है। इस क्राइटेरिया को देखते हुए आपने उसकी अमाउंट को देखना है, क्या वो एग्जेम्प्ट है, जीरो होगी या उसके अंदर कुछ इंक्लूड करेंगे। ये क्या है जी, नॉट इंक्लूडेड लेसर ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और ₹150,000। आपको ये दो उन्होंने लिमिट्स बताई हैं कि एक तो आपने कैलकुलेट कर लेना है बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस। ठीक है, टोटल, और उसका आपने टोटल से मुराद है एनुअल, एनुअल आपने कैलकुलेट करना है, उसका आपने 10% ले लेना है, उसको कंपेयर करना है 150 के साथ। इनमें से जो अमाउंट छोटी होगी, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक सैलरी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बेसिक सैलरी आपकी है 20,000, इसको कर लेते हैं 1 लाख कर लेते हैं, 1 लाख है और 12 महीनों की हो जाएगी 12 लाख, ऐसे ही है। डीएनएस अलाउंस, डीएनएस अलाउंस आपको मिला, फॉर एग्जांपल करें, आपको वो भी मिल गया 1 लाख। टोटल आपका कितना हो गया, 1,13,00,000 हो गया आपका टोटल। इसका 10% अब हम ले लेंगे। इसका अगर हम 10% लें तो कितनी अमाउंट बन जाएगी कंपेयर करने के लिए, वो हो जाएगी 1,30,000। ठीक है, ये अमाउंट आ गई आपकी इसकी 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, और इसको आपने कंपेयर करना है 150,000 से। आपके इस केस में स्मॉलर अमाउंट कौन सी है, 130,000 है, तो आप 130,000 ले लेंगे, 150,000 नहीं लेंगे, और इसको फिर आप कंपेयर करेंगे वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है।
फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहा है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहा है 1,50,000 कर देते। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1,50,000 ये है, 1,30,000 आपकी इस केस बेस पे आपने कैलकुलेशन की है, तो आप उसकी सैलरी में कितना इंक्लूड करेंगे, 20,000 आप इंक्लूड करेंगे, ये टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। टैक्सेबल, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये चीज क्लियर है, कोई कैलकुलेशन में कोई इश्यू तो नहीं था? चलिए, गुड हो गया। तो इसी तरह आप बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को अगर हम दोबारा कह देते हैं, 1 लाख की जगह हम उसको कहते हैं उसकी 12 लाख सैलरी है, 12 लाख सैलरी है, तो ये हो जाएगी अमाउंट 14,40,000। डीएनएस अलाउंस हम अगर इतना ही रख लें तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 15,40,000। इसका 10% लेंगे तो 154,000। तो इस केस में हम 154,000 हमारा ज्यादा हो गया है, तो हम 150 पे रुक जाएंगे। तो 150 पे हम रुक जाएंगे, तो हमारे लिए कंपेयर करने के लिए क्या होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के साथ 150,000, ठीक है। तो हम 150,000 को 150,000 करेंगे, तो उस केस में टैक्सेबल अब क्या हो जाएगी, नील अमाउंट हो जाएगी, आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी सारी की सारी, क्योंकि जितना लिमिट है उतना ही कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इसका क्या तरीकाकार होगा। इसके लिए भी उन्होंने दो आपको लिमिट्स बता दी हैं। पहली लिमिट है कि नॉट इंक्लूडेड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप टू 16%। आपको जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट करे, क्योंकि आपने देखा वो फिक्स्ड अमाउंट है, हमने ऊपर पढ़ा था कि अमाउंट यहाँ पे अ फिक्स्ड इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू द प्रोविडेंट फंड, ठीक है। एक फिक्स्ड रेट है जो आप उसके अंदर क्रेडिट कर रहे होंगे, इंक्लूड कर रहे होंगे। तो जो वो फिक्स रेट है, क्या वो 16% है या 16 से कम है। अगर 16% से कम है, ठीक है, एक ये क्राइटेरिया है। अगर इसको मीट करे, और एंड लिखा हुआ है, और अमाउंट इज लेस देन 1/3 ऑफ सैलरी। और ये जो आपने अभी कैलकुलेट किया, यानी कि बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस है, इसका 1/3 ले लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, उसको देखेंगे कि आपको जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है, क्या वो उससे कम है या ज़्यादा है। अगर कम हुआ तो एग्ज़ैम्प्ट हो जाएगा, अगर ज़्यादा हुआ तो उस केस में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा एक्सेस अमाउंट को, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम दोबारा इसी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। ये हमने किया है, मैं इसी को दोबारा एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास ये 154 आ गया। अब 1/3 का मतलब है 33%, ठीक है। 1/3 ही कर देते हैं। 1/3 अगर हम इसको 3 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको ज़रा आसान करने के लिए हम थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन को चेंज कर देते हैं। डीएनएस अलाउंस कल भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये महँगाई के शरह को ना कवर करने के लिए, आपका इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, डीएनएस कहते हैं महँगाई को है। तो एक अमाउंट एज़ ए इंसेंटिव, ये आपको एक अलाउंस के तौर पे पे की जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से अक्सर होता है, गवर्नमेंट इदारों में ये होता है। वो आपको पे करते हैं, ताकि आपकी सैलरी तो अगर उतनी ही है, वो उस रेट से नहीं बढ़ रही, तो आपको एक कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस उसको कहा जाता है। वो इन्फ्लेशन रेट के हवाले से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये डियरनेस अलाउंस है। डियरनेस अलाउंस और ये दोनों ऐड कर दिए, इसको ज़रा एडजस्ट करने के लिए, ताकि एग्जैक्ट अमाउंट आ जाए, मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देता हूँ। 154 है, इसको मैं कर देता हूँ 1,20,000। तो ये आपकी आ जाएगी 150 से 15,60,000। तो इसको अगर 3 पे डिवाइड करेंगे, तो आपका आ जाएगा 5,20,000। ऐसे ही है, 5,20,000। ये अमाउंट आपके पास आ गई।
इंटरेस्ट रेट हम एज्यूम करते हैं कि वो 10% था, तो आपको इंटरेस्ट क्रेडिट कितना होगा? इंटरेस्ट क्रेडिट आपके अकाउंट में हुआ है, फर्ज करें 5 लाख। तो इस केस में टैक्सेबल अमाउंट 0 हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी कम है, और जो आपने 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी डीलर्स अलाउंस है वो भी देखा है, तो इंटरेस्ट जितना क्रेडिट हो रहा है वो अमाउंट उससे कम है इंटरेस्ट क्रेडिट की, तो कुछ भी आपने नहीं डाला। और अगर आपको यही अमाउंट अगर 6 लाख आपको मिल जाता है, तो इसके साथ कंपेयर करें तो आपको 80,000 का एडिशनल अमाउंट है, तो 80,000 को आपको ऐड करना पड़ेगा, और ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी और आपकी सैलरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर है जी, अगर आपको जब पैसे मिल जाएं, रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, जब भी आपको पैसे मिलेंगे, तो ऊपर आप उसको एक्स्ट्रा अमाउंट्स को जो भी थी आपने वो पे कर दिया था, तो अब आपको कोई चीज पे नहीं करनी, आपका ये सारा के सारी जितनी रिसीट है एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आखिरी की तरफ आ जाते हैं, ये है अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम। बिल्कुल सेम वही तरीका है, ठीक है, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम वही बेसिक सैलरी है, तो वो ऐड है पहले से ही, तो इंक्लूड इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो पहले से ही ऐड है, एक्स्ट्रा कोई चीज इंक्लूड नहीं करनी। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन चूंकि रिकग्नाइज नहीं है, तो कुछ टैक्स नहीं देना। ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिट जितना हो रहा है, कोई अमाउंट को आपने सबको एग्जेम्प्ट लेके चलना है, जब जब ऐड हो रहा है तो होने दें, जब आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो आपके ऊपर फिर टैक्सेबल इनकम के अंदर कुछ अमाउंट डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये अनरिकग्नाइज है इसलिए। और उसमें क्या करना है, इंक्लूड टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, यानी जितना आपको ये मिला है, ठीक है, कोई लिमिट है ही नहीं, जितना आपको एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है और जितना इंटरेस्ट क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा आपने अपनी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाना है जब आपको ये अमाउंट रिसीव होगी। तो यानी कि अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये एक किस्म की आप कह लें पेनल्टी कह लें, या कि जी ये रिकग्नाइज नहीं है इसलिए। तो आप ये देखें, ये सारी अमाउंट्स जब आपको सैलरी मिल रही है तो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन तो वहीं पे कवर हो गया, टैक्सेबल हो गया, और बाकी जब आपको अमाउंट्स मिल रही है, जब आपको रिसीव करेंगे तब टैक्सेबल हो जाएंगी, तो सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएंगी। तो ये इसीलिए जब हमने देखा था, ऊपर जब हम जाएं तो हमने देखा था रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज बेनिफिशियल फॉर बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज को अब आप देख लेंगे कि कितना वो बेनिफिशियल है, हमेशा एक्सेस अमाउंट थोड़ी सी उसको पे करनी पड़ी है एज ए, और अगर वो उस एक्सेस अमाउंट नहीं भर रही तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की तरह बन जाएगा। और लेकिन अगर अनरिकग्नाइज्ड है तो उनको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। और आगे अभी हम जब इनकम फ्रॉम बिजनेस देखेंगे तो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का देखेंगे, एम्प्लॉयर को भी अलाउड नहीं होता उसका एक्सपेंस, तो ये उनके लिए भी नुकसानदेह होता है। अच्छा, ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। मजीद इसको वजाहत करने के लिए, वी हैव सीन दैट द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड इज इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम। ठीक है, इन तीनों केसेस में ये इंक्लूड किया जा रहा है, ये इसको जरा थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा है। Practically, however, we found that this amount is automatically included in the basic salary। कि ये हम देखेंगे कि पहले से ही बेसिक सैलरी में इंक्लूड है। कैसे कि एज्यूम करें कि मंथली सैलरी है 25,000 और उसने कंट्रीब्यूट किया 3,000 पर एनम सालाना, यानी कि एक 3,000 पे कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड को। तो इसका ये मतलब हुआ कि उनकी बेसिक सैलरी जो टोटल की टोटल है 30,000, ठीक है, 2,500 को 12 से मल्टीप्लाई करें, तो उसमें से 3,000 उन्होंने प्रोविडेंट फंड में पे किया है, तो रिमेनिंग अमाउंट 27,000 उनको एज ए सैलरी के तौर पे पे हो गई है। तो जब हम राइट बेसिक सैलरी लिखते हैं, व्हेन वी राइट द बेसिक सैलरी एज 30,000, इसका क्या मतलब है, इट मींस दैट द रुपीज 3,000 हैज ऑटोमेटिकली बीन इंक्लूडेड इन द बेसिक सैलरी। ठीक है, if rupees 3,000 is again added in the salary, the total salary will be treated as 33,000। ठीक है, क्योंकि आप 30,000 की सैलरी आपकी बेसिक सैलरी है, आप अगर ये कहें कि जी ये इंक्लूड करना है तो आप दोबारा से ऐड कर देंगे, तो 3,000 तो ये 33,000 हो जाएगी, जो कि गलत होगा।
क्योंकि उसकी सैलरी उतनी है, उसी में से 3000 पे हो रहा है, उसका काट के पे किया जा रहा है, तो वो उसमें पहले से ही एडजस्टेड है। तो ये इसने पहली बात को ही दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम साथ ही एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इसकी मजीद आपको जरा क्लियर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन 15 है कि मिस्टर अरशद अवान्स एनुअल सैलरी इज रुपीज 6,50,000। ही कंट्रीब्यूट्स टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अच्छा, वो रिकॉग्नाइज्ड है तो फौरन आपके ज़हन में ये कॉलम आ जाना चाहिए कि जी हमने फिर क्या देखना होगा, उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसका 10% के साथ कंपेयर करना है 150 के साथ, और जो इंटरेस्ट होगा उसको देखना है क्या वो 16% से कम है। अगर 16% से कम है तो 1/3 है कि नहीं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड उन्होंने बता दिया है। अच्छा, एक recognized provident fund during the tax year 2019, the working of provident fund was as follows. Mr. Arshad Awan employee contribution, यानी उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया 65,000, ये उनकी सैलरी से काट लिया गया था। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने कितना किया, उसने भी सेम उतनी ही अमाउंट की 65,000 ही। ठीक है, फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 15% ऑन टोटल इनकम इज इन द टोटल अमाउंट इन फंड इज 58,000। तो ये 16% से कम है तो हमें ये भी शर्त वहां मिल गई। अब हमने 1/3 के साथ कंपेयर करना होगा। कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अरशद अवान। मिस्टर अरशद अवान की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी, तो बेसिक सैलरी है 6,50,000। ठीक है, ऊपर यही था, बेसिक सैलरी के ऊपर दी हुई है 6,50,000। इसमें से एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, ये इंक्लूड है 65,000, ये तो बल्कि उसको काट के पे हो रहा है। इसीलिए आगे देखेंगे नील कर दिया है कि जी कोई चीज अमाउंट ऐड नहीं की जा रही है, नील है। फिर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी इंक्लूडेड लेसर ऑफ अप टू 10% ऑफ सैलरी और 150,000। अब ये 650,000 है, इसका 10% ले कितना बनेगा 65,000, और 150,000 के पास दूसरी लिमिट है, तो उनमें से छोटी अमाउंट क्या है 65,000 ही है। ठीक है, तो 65,000 को अब आप कंपेयर करें जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर भी 65,000 ही कर, तो इसका मतलब है कोई एक्सेस है ही नहीं, तो नील अमाउंट है। राइट, अब हम तीसरे पोर्शन पे आते हैं, ये है इंटरेस्ट नॉट टू बी इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूड नहीं करना। क्यों? बिकॉज द अमाउंट इज लेस देन 1/3 ऑफ सैलरी। 1/3 ऑफ सैलरी कितना बनता है, ये बनता है तकरीबन 2,16,000। 2,16,000 है और कंट्रीब्यूट कितना हो रहा है 58,000, तो भाई वो तो बहुत बड़ा मार्जिन है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा आपने साथ चेक ये भी देख लिया, एंड रेट इज लेस देन 16%, 15% था तो 16% नहीं है, उससे कम है, तो ये भी शायद मीट कर रहा है एग्जाम्पशन की तरफ, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो टैक्सेबल इनकम कितनी हुई, जितनी उसकी बेसिक सैलरी है ये उसकी टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक म्यूट कर दें। थैंक यू। अच्छा, had the provident fund mentioned above been a government fund or an unrecognized fund, the taxable income still would have been rupees 6,50,000। अच्छा, ये बात कह रहे हैं कि अगर वो गवर्नमेंट होता या अनरिकग्नाइज होता तब भी 6,50,000 होती। क्यों? क्योंकि जो इस केस के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो तो पहले से इंक्लूड है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो कह रहे नॉट टू बी इंक्लूडेड, हमने इस केस में भी इंक्लूड नहीं किया, और अनरिकग्नाइज के फंड में भी हमने इंक्लूड नहीं करना। इंटरेस्ट क्रेडिटेड है वो भी हमने इस केस में इंक्लूड नहीं हो रहा, और प्रोविडेंट वो गवर्नमेंट और अनरिकग्नाइज में भी इंक्लूड नहीं करते, तो उस केस में भी वो ये कह रहे हैं कि दोनों के केस में सेम ही होना था। ठीक है, कोई क्वेश्चन आज के इस टॉपिक के हवाले से? इजी सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इसी के हवाले से मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैंने कहा था कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन कौन से आते हैं। पहला है कि ये जितनी ट्रीटमेंट्स हैं ये तो आपने याद करनी ही करनी है, क्योंकि ये आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके अंदर ये वो पूछता है, और आपको यही चीजें बताई जाएंगी। जिस तरह अभी इसने ये क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा जी रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, तभी आप ये इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अच्छा रिकग्नाइज है तो मुझे ये कंपैरिजन करना है। और अगर
वो कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड है और रिसीव नहीं हुआ, तो आपको फिर ये ध्यान रखना है कि जी कुछ भी इंक्लूड नहीं कर, ठीक है? तो अब आते हैं इस चैप्टर में से नॉर्मली वो दूसरे जो लॉन्ग क्वेश्चन देता है वो कौन से किस तरह के दे सकता है। तो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? मैंने चैप्टर 4 एग्जाम क्वेश्चन के टाइटल के साथ है। कोई भी मुझे एक रिप्लाई कर दे। चलें, गुड। अच्छा, इसमें से कल हमने यानी अभी तक हमने 2-3 जो लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर हमने पढ़ा, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन इस तरह करके बे पूछ सकता है, डिस्कस इन डिटेल द लीगल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग परक्विजिट्स। ये परक्विजिट्स आपको मिल रहे हैं मेडिकल का, हमने पढ़ा मेडिकल के लिए क्या करना है, कन्वेंस का आपको डिटेल में हमने देखा, सब अगर एम्प्लॉयर का कन्वेंस अलाउंस दे रहा है या कन्वेंस फैसिलिटी दे रहा है, पार्शियल है या पर्सनल यूज है या ऑफिस यूज है, दोनों के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। एंटरटेनमेंट का हमने देखा, अगर ऑफिस यूज के लिए है, फिर हमने कुछ सर्टेन देखा कि अगर रेस्टोरेंट है वो अपने एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट दे रहा है, तो उस केस में ये क्या होगा, तो और अगर उसके अलावा जितनी अमाउंट है वो कौन सी अमाउंट टैक्सेबल है कौन सी नहीं है। लोन के केस में हमने देखा उसके लिए भी एक शर्त थी कि जी इतनी अमाउंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 10 लाख की एक लिमिट थी वो हमें उसने बताई, ठीक है। और फिर रेट को देखना है, 10% से नीचे होगा या फिर लोन इंटरेस्ट फ्री लोन है तो वो टैक्सेबल होगा। और फिर अकोमोडेशन है, ये आपकी सारी की सारी अकोमोडेशन भी हमने देखी थी, वो हमने 45% देखा था अगर बिग सिटीज़ हैं, नहीं तो 30% के साथ आपने कंपेयर करना है, ठीक है? और किस चीज़ को करना है। ये अब चीज़ें ऐड होंगी लेकिन अगर आप साथ-साथ याद करते जाएँगे, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। तो या तो आपसे वो इस तरह पूछ लेगा, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, एज़ इट इज़ आया है आपके पेपर में। और वो फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है, इस चैप्टर में से भी वो क्वेश्चन ये पूछता है, एक छोड़ के, उनमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो इसका आ सकता है कि परक्विजिट्स बताएँ या प्रोविडेंट फंड आ सकता है। परक्विजिट्स के हवाले से दूसरा वो क्वेश्चन इसी को इस तरह भी पूछ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स एन्जॉयड बाय द सैलरीड इंडिविजुअल, डिस्कस। तो फिर आपको यही एक्सप्लेन करने हैं। 5 यही आप बता दें, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है? डिटेल में आपने बता देने हैं, उनके ट्रीटमेंट बता देने हैं, वो टाइप्स हैं, ठीक है? एग्जाम्पल देनी है तो टाइम है तो दे दें, नहीं तो सिंपल वही लिख के आप एक्सप्लेन कर दें टाइप्स, जिस तरह अकोमोडेशन के अंदर मुख्तलिफ जो सिनेरियोज हैं उनको कर दें, कन्वेंस में भी जो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स का हल हो जाएगा। फिर है जो दूसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो है डिफाइन प्रोविडेंट फंड, डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, यही गवर्नमेंट है या स्टैट्यूटरी है और रिकॉग्नाइज्ड है अनरिकॉग्नाइज्ड है। ऑल्सो डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो डिफाइन प्रोविडेंट फंड ये आपका क्वेश्चन, वो जो चैप्टर 2 में प्रोविडेंट फंड की डेफिनेशन है, ये आपको वो पे कर वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर है डिस्कस प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड डिस्कस करना हो तो वो यहाँ पर आपके ये आ जाएगा। क्वेश्चन दोबारा देखिए, डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड ये है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड आपको ये इसमें से लिखते हैं, ठीक है, अपने अल्फाज में लिखते हैं क्योंकि ये आप डेफिनेशन नहीं है, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि अ प्रोविडेंट फंड मेंटेन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है। और साथ को ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखने के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस ऑफ वापटा, और ये भी लिख दें तो ये प्लस पॉइंट है। मैं रिकमेंड करूँगा इसको कि आप ये लिखें कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत ये प्रोविडेंट फंड डील किए जाते हैं। फिर रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, इसको भी आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर दीजिए, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडीशन मीट करें और फिर कमिश्नर को अप्लाई करें, वो ग्रांट करता है, तो ये रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, ठीक है। और अनरिकग्नाइज्ड वही बात है कि जी या तो वो एक रिकग्नाइज्ड नहीं है, उसको रिकग्नाइज्ड ग्रांट ग्रांट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि या तो वो रिकॉग्नाइज़ नहीं था, ठीक है? ये कंडीशन नहीं मीट की, उसको या तो कमिश्नर ने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई इन्होंने नहीं किया, और अगर अप्लाई किया तो कमिश्नर ने या टैक्स अथॉरिटीज़ ने उसको टर्न डाउन कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये आपके इस दूसरे पोर्शन का हो जाएगा, डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड।
ठीक है। फिर आल्सो डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ, आप ये चार्ट बहुत इजी सा चार्ट है, मुश्किल नहीं है। आपको ये याद रखना है, ये टर्म जो आपने पढ़ी है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ये आपने सेट पे लिख दें, ऊपर तीनों की टाइप्स लिख दें, और ये तो सारी सेम है। ऊपर इंक्लूडेड है, यहाँ नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, इधर भी नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, और इंक्लूडेड टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि इसके एक्सटेंट तक ये आपने इंक्लूड कर देता जब उसको पे हो। इस केस में रिकग्नाइज में लिखेंगे, आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वो चेंज करके कभी या तो ये पूछ लेता है, प्रोविडेंट फंड का पूछ लेता है, या फिर आपसे ये पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपका एक और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, ये फ्रीक्वेंटली पूछता है, और वो मैंने कोई एक आधा कोई देखा है जिसके अंदर उसने ये क्वेश्चन ना पूछा हो, वरना वो पूछता है इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन। सही। चलिए आज का, अब मैं अटेंडेंस रिकॉल कर लेता हूँ, या अभी सेशन क्लोज होगा, दोबारा से इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसको यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, और आप दोबारा से उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, और फिर हम अटेंडेंस रिकॉल कर लेंगे। ठीक है।